अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें ड्रग्स आती हैं वो डायबिटीज मेलिटस के रिलेटेड जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन में और हमारी पॉपुलेशन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिजीज है दैट इज अ डायबिटीज मेलिटस। तो हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में जो है इसकी ड्रग्स के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the general principle for management of the डायबिटीज mellitus? तो जितने भी पेशेंट आपके पास आते हैं डायबिटीज के, आपने उनको एजुकेट करना है। किसके ऊपर एजुकेट करना है? ऑन द डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब है कि हमने पेशेंट को काउंसल करना है कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़े और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करे। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो होती है इज द फाउंडेशन ऑफ द थेरापी इन ऑल पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ थेरापी इन डायबिटीज mellitus, जो कि यूएसएमएल के अंदर दैट इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है डायबिटीज की, ये टोटली डिपेंड करती है कि कौन से टाइप की हमारे पास डायबिटीज है। एंड दूसरी जो चीज हम डिपेंड करती है दैट इज अ ग्लाइसेमिक कंट्रोल कितना है। ठीक है, कितना कंट्रोल पेशेंट जो है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हमने आगे इनको डिस्कस करना। अब हमें पता है कि डायबिटीज mellitus जो है वो कितनी उसकी टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स होती हैं। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज mellitus होती है, उसको हम कहते हैं टाइप 1। और दूसरी जो होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज mellitus। ये हमारे पास इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus होती है, क्योंकि इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो काज करती है टाइप 2 डायबिटीज mellitus। मोस्ट कॉमनली ओबीज पेशेंट्स के अंदर जो है वो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज mellitus है, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंटली ड्यू टू द prolonged लाइफ लॉन्ग इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। इसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। एंड द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी? ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल। और बीटा cell is the specialized cell which is present in the pancreas. For example, this is our pancreas. There is a tail, specialized tail, and इस टेल को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। कौन कौन से सेल्स होती हैं? बीटा सेल्स होती हैं। और बीटा सेल्स प्रोड्यूस क्या करती हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा जो है वो बीटा सेल्स होती हैं एंड अल्फा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? ग्लूकागोन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा डेल्टा सेल्स होती हैं। डेल्टा सेल्स जो हमारे पास स्पेशल होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमैटोस्टेटिन। सोमैटो स्टैटिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपने इसमें याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या होता है? देयर इज एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी इन द टाइप 1 डायबिटीज mellitus ड्यू टू द autoimmune डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल। एंड जिसकी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज mellitus का, इसमें हमने प्रोलॉन्ग लाइफ लॉन्ग इंसुलिन रिप्लेसमेंट देनी होती है। और उसके अंदर हम दो तरह की इंसुलिन दे सकते हैं। हम बेजल इंसुलिन दे सकते हैं जिसका ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर से ज्यादा होगा। मींस के बेजल इंसुलिन, ये हमारे पास बेजल डोज होती है जिसने जो है वो बेजल जो हमारे पास ग्लाइसीमिक कंट्रोल है उसको मेंटेन करके रखना होता है। और इसके साथ साथ हम पेरेंडियल इंसुलिन दे सकते हैं। मींस के शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो हम पेरेंडियल दे सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक नहीं, बेस लाइन हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना, उसके लिए बेजल दे रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर पेशेंट कोई खा रहा है, कोई चीज खा रहा है, तो सडनली आफ्टर पोस्ट पेरेंडियल जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है पेशेंट को, उसके लिए हमने पेरेंडियल इंसुलिन देनी होती है। तो एग्जाम के लिए आपने याद रखना है इंसुलिन इज मैंडेटरी इन द टाइप 1 डायबिटीज mellitus बिकॉज देयर इज autoimmune beta cell destruction, and oral hypoglycemic agents is not effective in the type 1 diabetes mellitus. नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज mellitus आती है, जो कि वजह क्या होती है? इसमें मेनली हमारे पास जो है वो रिसेप्टर रेजिस्टेंस होती है। तो इसमें हमने मेन क्या करना होता है? इसमें हमने
मेटफॉर्मिन देनी होती है, एंड मेटफॉर्मिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस। आपने याद रखना, डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इसके साथ साथ हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है। व्हाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस? बिकॉज द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का मोस्ट इंपोर्टेंट जो काज होती है, अगर हम इसकी इटियोलॉजीज देखें तो इसकी इटियोलॉजी के अंदर जो है वो मोस्टली जब इंक्रीज होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो है, जब हमारा 30 से अबव होता है, जब बॉडी मास, इस मींस के पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है, ओबीज ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, दैट विल लीड टू द इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो रेजिस्टेंस होती है, और ये रेजिस्टेंस जो है दैट विल लीड टू द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। दैट्स व्हाई वी गिव द पेशेंट मेटफॉर्मिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, वेट लॉस। इंपोर्टेंट जो है वो आपने याद रखना है, वेट लॉस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दैट विल लीड टू द लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना। इसके अलावा हम कुछ ओरल एजेंट्स लाइक नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स लाइक ग्लूकागोन, लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, या इंसुलिन अगर पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है तो उस सूरत में हम इंसुलिन भी पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन ये इंसुलिन जो होती है, अपने याद रखना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में कब देती हैं, जब पेशेंट को लेट, बहुत ज्यादा लेट जो है वो क्लिनिकल फीचर्स आए हाइपरग्लाइसीमिया के। अर्ली फेज में नहीं देते, क्योंकि अर्ली फेज में आपने याद रखना है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन एक्सेसिव होती है, लेकिन लेट फेज में क्या होता है, वो बीटा सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करते, देन हम लेट फेज के अंदर जो है वो इंसुलिन पेशेंट को दे सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन होती है दैट इज अ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसके अंदर हमने क्या करना होता है, पेशेंट को न्यूट्रिशनल थेरापीज देनी है, डाइट को मेंटेन करना है, प्लस एक्सरसाइज को करना है। और अगर फिर भी पेशेंट की इंसुलिन शुगर जो है वो, पेशेंट की जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस ग्लाइसेमिक कंट्रोल कंट्रोल में ना रहे, अनकंट्रोल्ड हो जाए, देन इंसुलिन इज अ प्रेफर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डेस्टेशनल टाइप डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हम देते हैं, दैट इज अ इंसुलिन। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इंसुलिन, व्हाई इट्स प्रेफर्ड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज इंसुलिन डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट्स प्रेफर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंसुलिन क्रॉस नहीं करती, और अगर ये क्रॉस करती होती तो ये क्या करती, अगर ये क्रॉस करती तो ये न्यू नेटल, या ये क्या करती, ये फीटल हाइपोग्लाइसीमिया काज करती, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया काज करती। अगर फीटल हाइपोग्लाइसीमिया होता तो वहां पे ब्रेन इंजरी होने के चांसेस जो है वो, फीटल ब्रेन इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते, इसीलिए पेशेंट को जो है वो ये क्रॉस नहीं करती, क्योंकि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, इसलिए ये क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक शॉर्ट रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन, हम कौन सी कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, हम डीकेए के अंदर हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के साथ एसोसिएट होता है, टाइप 1 के साथ होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस होता है, फैट की जो है वो प्रोटियोलाइसिस होता है, फैट लाइसिस होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव फैट जो है वो क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं, और वो कीटोन बॉडी के अंदर अकुमुलेट होते हैं, जिससे पेशेंट को क्या होता है, एसिडोसिस होता है। और ना, और अनायन गैप जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ड्यू टू एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द बॉडी। इसके अंदर फिर हमने पेशेंट को रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देनी होती है, एंड दिस इज द ओनली इंसुलिन जिसको हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कौन सी इंसुलिन जो है वो रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग होती है, दैट इज अ रेगुलर इंसुलिन, जो कि आईवी में हम दे सकते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, एंड आल्सो इन द हाइपरकैलेमिया। जब भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा तो हमें पता है कि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की वजह से हाई चांसेस होती हैं, देयर इज फैटल कार्डियक अरिदमिया होने के चांसेस पेशेंट को बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लाइक कौन से अरिदमिया मोस्ट कॉमनली पेशेंट को इसके अंदर होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ए
एटीएफ फिब्रिलेशन होने के चांसेस हो सकती हैं, एफिब होने की। इसके अलावा वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर जो है वो फिब्रिलेशन होने के चांसेस पेशेंट को बहुत ज्यादा हो सकते हैं हाइपरकलीमिया के साथ। इसीलिए हमने इसके अंदर इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ देना होता है। वाई ग्लूकोज? क्योंकि ये इंसुलिन अगर हम अकेला देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, तो इसलिए हमने ग्लूकोज के साथ हमेशा इसको हाइपरकलीमिया के अंदर देना होता है, ताकि ये फेटल कार्डियक अरिथमिया को प्रिवेंट कर सके। लेकिन एक इंसुलिन देने से पहले हमने इसको ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सबसे पहले जो हमने कैल्शियम कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को जरूर देना होता है, क्योंकि ये कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होती है ये कार्डियक जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करती है, उसको प्रिवेंट करती है कि उसके अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ना हो, और ये प्रिवेंट करती है बाय स्टेबलाइजिंग द कार्डियक मेम्ब्रेन, प्रिवेंट करती है फ्रॉम द फेटल कार्डियक अरिथमिया। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को हाइपरकलीमिया, उसमें हम क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, देन उसको इंसुलिन विद ग्लूकोज देंगे, ताकि उसका पेशेंट का जो है वो हाइपरकलीमिया जो है वो कम हो सके। इसके अलावा जो हमारे पास रेगुलर इंसुलिन होती है वो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन इज ओनली द इंसुलिन जो कि रूटीनली हम आईवी के अंदर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर जो है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरह यूवर्ड और एनबीएमई के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं। अगर आपसे आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि पेशेंट को जो न्यूली डायग्नोज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, देन इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, हमने उसकी इंसुलिन रिप्लेसमेंट करवानी है, क्योंकि देयर इज ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल, दैट्स व्हाई वी जस्ट गिव इंसुलिन रिप्लेसमेंट। ओबीस पेशेंट है विद न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, देन मेटफॉर्मिन इज द drug of choice. Drug of choice with lifestyle modification. Pregnant woman with persistent hyperglycemia despite the diet, it means there is uncontrolled glycemic control है, और पेशेंट को जो है वो क्या है? जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस है, देन हमने ड्रग ऑफ चॉइस जो इसमें देनी होती है दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट, पेशेंट विद डीकेए एंड डीकेए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड स्वेयर हाइपरकैलेमिया के साथ है, देन कौन सी हम इंसुलिन देते हैं? दैट इज अ आईवी रेगुलर इंसुलिन विद ग्लूकोज फॉर हाइपरकैलेमिया के साथ, ताकि ये पेशेंट को जो है वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ना कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है, अभी हम पहले एंटी डायबिटिक ड्रग्स के डिफरेंट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, देन हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंसुलिन होती है। इंसुलिन प्रिपरेशन के अंदर जो है वो हम देखेंगे इंसुलिन का क्या मैकेनिज्म होता है। तो आपने याद रखना है कि इंसुलिन जो है जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो इसका जो रिसेप्टर होता है वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है। टायरोसिन काइनेज का जो है वो मेन मैकेनिज्म क्या होता है? ये इंक्रीज करता है सेल की ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। सेल की ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन को जो है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ये इंपॉर्टेंट इसका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का काम है। और इसके साथ साथ ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो होती है उसको ज्यादा करता है, और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो होती है वो अल्टीमेटली क्या करती है? सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को ज्यादा करवाती है, और जिसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है, ये ग्लूकोज अपटेक को ज्यादा करता है। ठीक है। कैसे अपटेक करता है? क्योंकि ये मसल के ऊपर जो है वो एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूट 4, इसकी लेवल को बहुत ज्यादा ये इंक्रीज करता है ग्लूट 4 को। देन ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस को ज्यादा करता है। इसके अलावा ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, क्योंकि ये ग्लूट 4 की जो है वो एक्सप्रेशन को ज्यादा करेगा, जिससे ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर इंटर होगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। और इंसुलिन जो रिसेप्टर होता है यूएसएमएलई के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंटली इंसुलिन रिसेप्टर का मैकेनिज्म पूछा जाता है। इंसुलिन इज अ रिसेप्टर इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इसमें याद रखना है। अब हमारे पास आगे भी हम इसको डिटेल में दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशंस होती हैं इंसुलिन की। अब इंसुलिन जो है वो क्या करती हमारे पास सबसे पहले जो प्रिपरेशन दैट इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, और इसमें जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं लिस्प्रो, एस्पार्टेट एंड ग्लूलिसिन। तो आपको ये फिंगर टिप्स के ऊपर इन ड्रग्स के नाम आने चाहिए, लिस्प्रो,
aspartate and glutathione. These are the very rapid acting and used before the meal for the postprandial glucose control के लिए। हमने डिस्कस किया था कि हम डायबिटीज mellitus के अंदर जो है वो डायबिटीज mellitus टाइप 1 के अंदर जो है वो हम दो तरह की ड्रग्स देते हैं, एक होती है बेजल और प्लस हम पेरेंडियल देते हैं। पेरेंडियल, जो पेरेंडियल हमारे पास होती है वो कौन सी होती है? दैट इज अ रैपिड एक्टिंग होती है। और रैपिड एक्टिंग जो है वो कौन सी हमारे पास हो सकती है? दीज आर द लिस्प्रो एस्पार्टेट एंड ग्लूटाथियोन, जिनका टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखें आरली, ये कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? मींस के 1 से 5 आवर्स जो है ये काम करती हैं। 1 से 5 आवर इसका काम होता है। और क्लिनिकल यूज जो है वो मील टाइम हम इसको यूज करते हैं प्रेंडियल इंसुलिन के तौर पे। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज अ शॉर्ट एक्टिंग, जो कि रेगुलर इंसुलिन है। और रेगुलर इंसुलिन जो है ये मोस्टली शॉर्ट एक्टिंग होती है और आईवी के अंदर देती है। दिस इज द ओनली इंसुलिन जिसको हम आईवी में देते हैं। मोस्ट कॉमनली कौन सी कंडीशन? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, हाइपरकैलेमिया विद ग्लूकोज एंड स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर हम दे सकते हैं। और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर, यूएसएमएलई के अंदर, एनबीएमए में पूछा जाता है कि कौन सी इंसुलिन हम रेगुलरली आईवी देते हैं। दैट इज अ रेगुलर इंसुलिन, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, दिस वन इज अ शॉर्ट एक्टिंग। अगर इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो इसका ड्यूरेशन है हमारे पास 1 से 10 आवर्स तक जो है वो 1 से 10 आवर्स तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसुलिन है दैट इज अ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पोटामिन हैजडॉन। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैजडॉन। ये एनपीएच जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, जो कि डिस्टिंक्ट पीक के साथ आती है और बेजल इंसुलिन कवरेज के लिए हम इसको दे सकते हैं। अगर हम देखें तो ये यहां से स्टार्ट होती है एनपीएच, मीन्स के ये यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक आती है। मीन्स के इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 से 16 आवर्स तक जो है वो इसका टाइम ड्यूरेशन है इंसुलिन का। और इसके अलावा जो है वो 1 से 5 आवर्स तक शॉर्ट एक्टिंग थी हमारे पास, और रेगुलर जो थी वो कितनी थी? 1 से 10 आवर तक। तो ये आपने टाइम ड्यूरेशन देखना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंसुलिन आती हैं वो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और इसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हम देखें तो हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जाइन एंड डेट्रिमर। और दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग विद मिनिमल एंड नो पीक बेजल इंसुलिन रिप्लेसमेंट के लिए। हमने टाइप 1 डायबिटीज में बेजल जो थी उसमें हम जो है वो ग्लार्जाइन डेट्रिमर दे सकते हैं। और 24 आवर जो है वो स्टेडी बेसलाइन इंसुलिन की ये जो है वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर। और इनकी टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखें ग्लार्जाइन, तो ये यहाँ से 1 आवर से स्टार्ट होकर 24 आवर तक, 1 से 24 आवर तक ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। तो हमने, और नेक्स्ट हमारे पास वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो कि डेग्लूटेक के नाम से आती है। डेग्लूटेक ये अल्ट्रा एक्टिव मोर देन 40 आवर्स तक जो आती है। और वंस डेली बेजल इंसुलिन जो है वो वेरी स्टेबल इफेक्ट्स के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग अगर इंसुलिन प्रिपरेशन के बारे में अगर आपसे पूछे जाए दैट इज अ वेरी डुग्लिटेक। और डुग्लिटेक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 1 आवर से जो है वो 41 आवर से जो है वो कितना होता है? 1 आवर से 40 आवर्स तक होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा अबव होता है। तो हमारे पास जो लिस्प्रो एस्पार्टेट एंड ग्लूटाथियोन, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था? 1 से 5 आवर्स तक। रेगुलर इंसुलिन 1 से 10 आवर तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। एनपीएच जो है वो 1 से 16 आवर तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। और इसके अलावा डेटिमर जो है वो कितना है इसका टाइम ड्यूरेशन? डेटिमर एंड ग्लार्जाइन ये हमारे पास जो है, सिंपली आप इसको याद रखो, 1 से 20 या 24 आवर तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ड्यूरेशन एग्जाम के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपने बुक के ऊपर मेंशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो उसका रिसेप्टर कौन सा होता है। इंसुलिन जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होती है तो ये इंसुलिन रिसेप्टर जो है टायरोसिन काइनेस होता है जो कि एक्टिवेट होता है। इसकी जब फास्फोराइलेशन होती है, मींस के इसके साथ फास्फेट की अटैचमेंट होती है। जब ये फास्फेट अटैच होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये ग्लूट जो 4 होता है
उसके वो वेसिकल के अंदर ग्लूट बंद होता है, इसको क्या करता है, इसको मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाता है, जिससे जो है जब ग्लूट इस तरह ओपन हो जाता है, एक चैनल होता है जिसके थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो अंदर आना शुरू हो जाता है, और वो ग्लूकोज जो है वो उसका ये मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, और ये क्या करता है, ये उस ग्लूकोज को यूज करके ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है, लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ ये जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है, इसका काम होता है कि ये सेल की ग्रोथ और डीएनए सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है। तो इन सारी चीजों से आपने याद रखना है, इन सारी चीजों का ये क्या इफेक्ट है, ये एनाबोलिक इफेक्ट है, एनाबोलिक इफेक्ट है, ये आपने इसमें याद रखना है। तो हमारे पास इसीलिए इंसुलिन जो होती है ये एनाबोलिक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, एनाबोलिक हार्मोन होता है ड्यू टू इट्स एनाबोलिक इफेक्ट। अगर हम नेक्स्ट जो है वो लिवर के ऊपर इफेक्ट देखें कि क्या इफेक्ट होगा, तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है, मीन के ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम करती है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को ज्यादा करती है, और लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस के एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस, तो उसको ये कम करती है, और कीटोन प्रोडक्शन को कम करती है। तो लिवर के ऊपर ये इफेक्ट होता है, हाई ग्लाइकोजन सिंथेसिस, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेंसिस एंड डिक्रीज कीटोजेंसिस। एंड मसल और स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो है ग्लूट फोर एक्सप्रेशन को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिससे ग्लूकोज अपटेक ज्यादा होता है और ब्लड ग्लूकोज कम होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज्यादा करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज्यादा करेगी, तो ये इसका इफेक्ट जो है वो मसल के ऊपर होता है। नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू के ऊपर ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज ज्यादा करेगी, इसका मतलब है ये ट्राइग्लिसराइड्स को जो है वो ज्यादा करती है, लाइपोलाइसिस को कम करती है, जिससे जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कीटोन प्रोडक्शन जो है वो क्या होंगे, कम हो जाएगा, क्योंकि ये जब लाइपोलाइसिस ज्यादा होगा वो फ्री फैटी एसिड यूज होंगे जिससे कीटोन बनेगा, लेकिन ये लाइपोलाइसिस को कम करती है जिससे कीटोन प्रोडक्शन कम होंगे, और पेशेंट को जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साइन सिम्टम्स आते हैं वो पेशेंट को कम हो जाएंगे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशलाइज सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल होता है। ये चैनल जो है वो एटीपी को यूज करता है, जिससे सोडियम को जो है वो क्या करता है, अंदर भेजता है, बाहर भेजता है, और पोटाशियम को अंदर भेजता है। अगर हम इंसुलिन देते हैं विद ग्लूकोज के साथ, तो क्या करता है, ये पोटाशियम की अपटेक को ज्यादा करता है, ट्रांस सेलुलर शिफ्ट करता है, इसको आप सिंपल वर्ड्स में आप कह लो, इंक्रीज करता है ट्रांस सेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटाशियम। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, और इसको हमेशा हम ग्लूकोज के साथ पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है फॉर द इंसुलिन, दैट इज अ हाइपोग्लाइसीमिया। एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वेट गेन होगा ड्यू टू इट्स एनाबोलिक इफेक्ट की वजह से, एंड लाइपोडिस्ट्रोफी एट द इंजेक्शन साइट, क्योंकि जहां पे हम इंजेक्शन लाते हैं वहां पे फैट डिपोजिशन हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये लिपिड की प्रोडक्शन करता है, ग्लाइकोजन से ज्यादा करता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पेशेंट को हो सकती है। तो सेम ये जो इफेक्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो आपने इस पिक्चर के अंदर जो है वो इफेक्ट को डिस्कस कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं, जो कि मोस्टली हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम देते हैं, उनके जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायबिटीज मेलाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। अगर हम सबसे पहले देखें, हमारे पास आता है लिवर। लिवर के अंदर बिग्वानाइड जो मेटफॉर्मिन होती है वो किस ऑर्गन के ऊपर एक्ट करती है, लिवर के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। और ये ग्लाइसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, MGDP। ये इसको ब्लॉक कर देती है। मेटफॉर्मिन जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करती है, जिससे सिग्नलिंग जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। और अल्टीमेटली आपने याद रखना है, इसका इफेक्ट ये होता है, ये ग्लूकोनियोजेंसिस को प्रोडक्शन को कम करेगी, लाइपोजेंसिस को भी कम करेगी। ठीक है, तो ये मेन इसका मेटफॉर्मिन का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन हमारा किडनी। तो किडनी के ऊपर जितनी भी, तो मेटफॉर्मिन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में याद रखें, डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, या जिससे डिक्रीज होगा ग्लूकोज
प्रोडक्शन, डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा और डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा। दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन ऑन द लिवर। अब किडनी के ऊपर जितनी भी ड्रग्स काम करेंगी वो इंक्रीज करेंगी ग्लूकोज को, एक्सक्रीशन को, बॉडी से क्या करेंगी, निकालेंगी, ग्लूकोज की एक्सक्रीशन को ज्यादा करेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करती हैं, पीसीटी के ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास है SGL2 इनहिबिटर्स लाइक डापाग्लिफ्लोजाइंस। ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ग्लूकोज और सोडियम का जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज होता है ये कहाँ पे लॉस हो जाता है, ये यूरिन के अंदर जो है वो चला जाता है, और यूरिन के अंदर जाने की वजह से पेशेंट को क्या होता है, ग्लूकोज यूरिया होता है। ये आपने इसमें याद रखना है। और ग्लूकोज अपने साथ जो है वो क्या लेके जाता है, ग्लूकोज यूरिया होता है यूरिन में, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, तो ये अपने साथ वाटर को भी कंबाइन करता है, जिससे पेशेंट को डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, हाइपो टेंशन होने के चांसेस होती हैं। ग्लूकोज यूरिया की वजह से इंक्रीज वजाइनल इन्फेक्शन होने के भी पेशेंट को चांसेस होते हैं, जो कि वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस होने के चांसेस पेशेंट को जो है वो SGL2 के साथ होती हैं। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो है वो लगती हैं। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं, ये सिंपली आपने याद रखना, डिक्रीज करती हैं ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को। ये ये सिंपली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे ड्रग काम करती है। अगर हम इसमें देखें, हमारे पास आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स, अकारबोस के नाम से, जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक स्पेशलाइज रिसेप्टर होता है, एक स्पेशलाइज हार्मोन होता है, जो जिसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल के जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो देन अब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन जब ये हम ड्रग देती हैं तो ड्रग से क्या होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जेस्ट साइज के होते हैं, वो माइनर माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, देयर इज डिक्रीज अब्जॉर्प्शन, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग फॉर दिस पर्पस वी गिव अकारबोस। नेक्स्ट कुछ हमारे पास जो फैट सेल्स के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, पायोग्लिटाजोन्स। ग्लिटाजोन्स क्या करती हैं, सिंपली आपने याद रखना है, ये एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं PPARG। इसकी एक्सप्रेशन को जो है वो इंक्रीज करती हैं। ये प्रोक्सिसोमल प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा होता है, प्रोक्सिसोमल प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा होता है। ये रिसेप्टर इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। तो क्या होगा कि ये जो है वो क्या करेंगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगी, और अडिपोनेक्टिन के लेवल को ज्यादा करेंगी, अडिपोजेंसिस करेंगी, फैटी एसिड अपटेक को ज्यादा करेंगी, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेंसिस को इंक्रीज करेंगी। ये इंपॉर्टेंट जो है वो इफेक्ट होता है प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मींस कि ये फैट सेल्स के ऊपर काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ ड्रग्स होती हैं जो पेंक्रियाज के ऊपर काम करती हैं। जो पेंक्रियाज के ऊपर काम करती हैं हमारे पास उसमें सल्फोनाइल यूरियाज हैं, लाइक ग्लिबराइड, मेगलीटिनाइड, सल्फोनाइल यूरिया लाइक रिपाग्लिटिनाइड। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं, ये इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इंसुलिन सिक्रीशन को कैसे करती हैं, ये ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं पोटाशियम चैनल को। जब ये पोटाशियम चैनल ब्लॉक होगा तो इंक्रीज होगा वोल्टेज, मींस कि इंक्रीज होगा डिपोलराइजेशन। जब डिपोलराइजेशन ज्यादा होगी तो आपने याद रखना है वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन होती है, और कैल्शियम जब एंट्री होगी तो कैल्शियम जो है ये क्या करती है, ये हमारे पास इंसुलिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है। तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट होगा कि पेशेंट का जो इंसुलिन है सिक्रीशन है वो ज्यादा होगा। ये आपने इसमें याद रखना है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी होती हैं लाइक इंक्रीटिन माइमेटिक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर लाइक एक्सिनाटाइड, और डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स, DPP4, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, ये सीटाग्लिप्टिन्स होती हैं। ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, ये नॉर्मली क्या करती हैं, ये जब हम इनको स्टिमुलेट करती हैं इस रिसेप्टर को जो कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, ये ब्लॉक करता है हमारे पास ये चैनल।
ये पोटाशियम चैनल मीन्स के पोटाशियम को बाहर नहीं जाने देता। जब पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा तो पोटाशियम इंट्रासेलुलरली ज्यादा हो जाएगा। जब ये पोटाशियम ज्यादा होगा तो डिपोलराइजेशन ज्यादा होगी। सेम इसका वही इफेक्ट होगा कि कैल्शियम ज्यादा होगी, और उससे जो है वो इंक्रीज इंसुलिन रिलीज होगी, और इंसुलिन इंक्रीज होगी तो जिससे पेशेंट को जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज। तो ये मेनली कुछ मैकेनिज्म अफेक्शन से जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स के हमने याद रखने हैं। सल्फोनाइल यूरिया, इंक्रीटिन, लाइक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इंटर, ये सारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के ऊपर काम करती हैं। तो अल्टीमेट सिंपल वर्ड्स में याद रखें, ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन को ज्यादा करती हैं। कैसे? क्योंकि ये जितना ग्लूकोज आएगा, ये उतनी ही ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज्यादा होगी, उतना ही एटीपी प्रोड्यूस होगा। और वो एटीपी जाके जो है वो ये इस इस पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेगा, जिससे जो है वो ज्यादा इंसुलिन की जो है वो सिक्रीशन होगी। आई होप ये डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम जो है वो कुछ इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि कुछ ड्रग्स के होते हैं। लाइक हमारे पास बिगवानाइड्स थी, और वो कौन सी ड्रग्स थी हमारे पास जो हमने डिस्कस की, लाइक मेटफॉर्मिन एंड पायोग्लिटाजोन। ये दोनों ड्रग्स है जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती हैं। मोस्ट कॉमनली कैसे करती हैं? ये मोस्टली एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स के ऊपर काम करती हैं, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन को मींस के हेपेटिक जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करती हैं। वो हमने डिस्कस किया था, ये माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती हैं, जिससे जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट जो है वो हार्मोन होता है, ये कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अगर ये कम होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, और लिवर के अंदर जो वो न्यू ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है SGL2 इनहिबिटर, जो कि हमारे किडनी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के ऊपर लगती हैं और ब्लॉक करती हैं हमारे पास SGL2 रिसेप्टर को, जो कि हमारे पास ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगी, और ये किडनी के ऊपर काम करती हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो है वो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को कम करती है, जो ऑलरेडी मैंने वहां पे बताया आपको। और ये मोस्टली अकार्बोज जो होती हैं, ठीक है, जो कि ब्रश बॉर्डर जो एंजाइम होता है, जो कि पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोमर के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाए, तो ये ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करेंगे। इसके अलावा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स, अमाइलिन एनालॉग, ये सारी ग्लूकागोन की सिक्रीशन को कम करेंगी और पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक एम्टाइन को कम करेंगी, जो कि स्टमक के ऊपर, ताकि लेस गैस्ट्रिक एम्टाइंग हो और लेस जो है वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर जो है वो इंटर हो। इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग्स हमारे पास होती हैं सल्फोनाइल यूरिया, मैग्नीटिनाइड, glucagon like peptide analogs, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors. And these four drugs, these all of the drugs lead to the क्लोजर ऑफ पोटाशियम चैनल। एंड पोटाशियम चैनल के क्लोजर की वजह से इंट्रासेलुलर पोटाशियम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट विल लीड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, एंड ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज देयर इज इंक्रीज डिपोलराइजेशन एंड इंक्रीज वोल्टेज इनसाइड द सेल। एंड डिपोलराइजेशन की वजह से देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, एंड द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जब ओपन होती है तो कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जब ये कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होता है, दैट विल लीड टू द इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। और इंसुलिन जब सिक्रीशन ज्यादा होती है तो अल्टीमेटली ये इसका काम है, मीन्स कि ये हमारे बीटा सेल्स के ऊपर काम करता है। तो आपने ये मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएसएमएल स्टेप 1 के अंदर यूएसएमएल स्टेप 1 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या पूछा जाता है? जो दो चीजें फोकस की जाती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में एंड एडीआरस के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो जितनी भी ड्रग्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स लाइक बिगवानाइड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर ड्रग आती है दैट इज अ मेटफॉर्मिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशलाइज्ड, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एक स्पेशलाइज हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं MGPD।
ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, जीपीडी। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और ये इसका काम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करना। जब ये क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, इसको ब्लॉक करती है। जब ये और इसके साथ साथ एक्टिवेट करती हैं एएमपी के। एएमपी की जब एक्टिवेशन होगी तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि ये डिक्रीज करेंगी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को, एंड ग्लूकागोन के एक्शन को जो है वो क्या करेंगी, कम करेंगी। क्योंकि नॉर्मली ग्लूकागोन का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को ज्यादा करवाना। लेकिन जब ये ग्लूकागोन जो है वो क्या होगा, ग्लूकागोन कम होगा। जब कम होगा तो डेफिनेटली ग्लूकोज भी कम होगा। ये आपने इसमें याद रखना है। एंड आल्सो इंक्रीज द पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द ग्लूकोज अपटेक, एंड आल्सो इंक्रीज द ग्लाइकोलाइसिस। एंड द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम के अंदर, दैट इज अ मेटफॉर्मिन। और इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ देते हैं। देन कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अ GI अपसेट इज द मोस्ट कॉमन, एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो इसीलिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर जो है वो क्या हो सकता है पेशेंट को, देयर इज डिक्रीज जो है वो प्यूरिन एंड पैरामिडीन सिंथेसिस। जब ये प्यूरिन पैरामिडीन सिंथेसिस कम होगी, देयर विल बी डिक्रीज डीएनए सिंथेसिस। जब ये डीएनए सिंथेसिस जो है वो क्या होगा, कम होगा, दैट विल लीड टू द मैगेलोब्लास्टिक। मैगेलोब्लास्टिक पेशेंट को क्या होगा, एनीमिया होगा। इस मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ पेशेंट को जो है वो सब अक्यूट सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मींस के पेशेंट को जो है वो दो चीजें होती हैं, एक तो डीएनए सिंथेसिस कम होने से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, दूसरा विटामिन बी इज इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रिसेप्टर्स के लिए, एज अ को फैक्टर यूज होता है फॉर द मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। प्रोपोनाइल कोए से जो है वो ओड चेन फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि ओड चेन फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे हाईली न्यूरोटॉक्सिक होता है, और न्यूरोटॉक्सिक होने की वजह से ये क्या करता है, ये हमारे डिफरेंट जो है वो नर्व्स को डैमेज करता है। और उसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो होती हैं वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है। सबसे पहले हमारी होती है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और जिसकी वजह से पेशेंट को हेमीप्रेसिस प्रैक्सिया होता है। इसके साथ साथ जो है वो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो कौन सा होता है, डोर्सल कॉलम होता है। ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को क्या होता है, सेंसरी एटेक्सिया होता है। डोर्सल कॉलम जो है वो हमारी नॉर्मली दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एक्यूनेटस, और जो कि टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच की सेंसेशन लेके जाती हैं। और इसके लॉस की वजह से ये सारी चीजें होंगी। अगर हम इसको इन तीनों जो है वो हमारी ट्रैक्स को कंबाइन करें तो ये हमारे पास आता है सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि मेथाइल मेलोनिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और हाईली वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और इसके अलावा सक्सिनल को जो है वो भी प्रोपेनॉल को वो भी एक्यूमुलेट होता है, वो भी डैमेज करता है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस पेशेंट को बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, एंड इट्स अ सीरियस साइड इफेक्ट, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के बढ़ जाती हैं। अगर किसी पेशेंट को रेनल इंसुफिशियंसी है, पेशेंट को सिरोसिस है, सेप्सिस है, या कोई हाइपोपर्फिजन है, तो इन कंडीशन में लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स कि इन कंडीशंस के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, देन हम इसमें मेटफॉर्मिन को अवॉइड करते हैं। क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, जिसमें पेशेंट को डायलिसिस करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपने याद रखना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड लैक्टिक एसिडोसिस हाई होती हैं। अगर किसी पेशेंट को रेनल इंसुफिशियंसी है
सिरोसिस है, सेप्सिस है, हाइपरफेरी, तो इनके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस होगा। तो इस ये हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस कंट्रा इंडिकेशन हो सकती है फॉर द मेटफॉर्मिन, एंड इट्स अ वेट न्यूट्रल एंड काज माइल्ड हाई वेट लॉस जो है वो करता है, मीन्स के वेट को जो है ये कम करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं पायोग्लिटाजोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ये क्या करती हैं? इसको एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट होता है दैट विल लीड टू द इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड adiponectin के लेवल को बहुत ज्यादा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एंड दैट विल लीड टू द ग्लूकोज एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक। कौन से मसल में? एडिपोस टिश्यू के ऊपर और स्केलेटल मसल्स के ऊपर ये काम करती है। एंड डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन मींस के सेवरल वीक्स तक इसका एक्शन होता है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर साइड इफेक्ट्स आपने एग्जाम में याद रखनी है, वेट गेन काज करती है, एडिमा काज करती है, हार्ट फेलियर, एक्सरबेशन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो ये आपने इसके साइड इफेक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एमसीक्यूज के अंदर जो है वो पूछे जा सकती हैं। और मोस्टली इसीलिए कंट्रा इंडिकेटेड होती है हार्ट फेलियर में। क्यों कंट्रा इंडिकेटेड होती है? क्योंकि ये इंक्रीज करती है फ्लूइड रिटेंशन को, और जिससे जो है वो और ज्यादा पेशेंट को क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, इसीलिए हम इसमें अवॉइड करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, वेट गेन एंड फ्लूइड रिटेंशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द पायोग्लिटाजोन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज अ दैट इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशंस को ज्यादा करती हैं, वो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज अ सल्फोनाइल यूरिया एंड मेगलीटिनाइड। अब सल्फोनाइल यूरिया जो है ये टू जनरेशन होती हैं हमारे पास इसकी, लाइक फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्लोरप्रोपामाइड, टालब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिबुराइड, ये हमारे पास ड्रग्स हैं। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे क्लोज द एटीपी, जो सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है उसको जब ये क्लोज करते हैं बीटा पेंक्रियाज के ऊपर, तो जिससे ऑलरेडी मैंने आपको इससे इसका मैकेनिज्म बताया है, जिससे क्या होगा? इंक्रीज होता है पोटेशियम इंट्रासेलुलर, जिससे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर बहुत ज्यादा सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिससे डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन से जो है वो क्या होता है? वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, और ये कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर इंसुलिन सिक्रीशन के लिए। तो ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है। एंड ये कब हम यूज करते हैं? जब हमारे पास फंक्शनल बीटा सेल्स हो। अगर कोई फंक्शनल बीटा सेल नहीं है तो हम इसको नहीं यूज करते। इसका मतलब है कि हम इसको डायबिटीज mellitus टाइप 1 के अंदर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इन टाइप 1 डायबिटीज mellitus देयर इज बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है, ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल की। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने तो नॉर्मली बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रोडक्शन को ज्यादा करना होता है ना, इसीलिए बीटा सेल प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन काज करती हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है इंसुलिन के ऊपर। देखें, जब ज्यादा इंसुलिन होगी तो क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा ग्लूकोज अपटेक को, जिससे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर ग्लूकोज। तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा, स्पेशली इन रेनल फेलियर। आपने याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट को रेनल फेलियर है तो उसमें क्या होगा कि इंसुलिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं होती, ठीक है? डिक्रीज रेनल फेलियर के अंदर, सीकेडी के अंदर आपने याद रखना है, सीकेडी अगर पेशेंट को, देयर इज डिक्रीज इंसुलिन एक्सक्रीशन, और इंसुलिन एक्सक्रीशन कम होने की वजह से जो है वो पेशेंट को इंक्रीज जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने रेनल इंसुफिशियंसी के अंदर पेशेंट को ध्यान से एंटी डायबिटिक ड्रग्स देनी है। और वेट गेन जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। तो आपने याद रखना है सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास वेट गेन करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि आपने सिंपली याद रखें, इंक्रीज इंसुलिन होगा, प्रोडक्शन होगी, और इंसुलिन जो है वो क्या होता है? हमारे पास एनाबोलिक इफेक्ट होंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन फैट सारा कुछ बनता है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट का क्या होगा? इंक्रीज वेट होगा, ठीक है? वेट गेन जो है वो ज्यादा होगा। और फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स होती हैं दे और वो मोस्ट कॉमनली डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस के साथ एसोसिएट होती हैं, स्पेशली क्लोरप्रोपामाइड। तो ये इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेग्लिटिनाइड्स आती हैं, लाइक रिपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड।
क्लोज करती हैं ये भी एटीपी पोटाशियम चैनल को, जिससे ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और शॉर्ट एक्टिंग होती हैं और बिफोर द मील देते हैं, तो ताकि हम पोस्ट प्रेनियल जो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट्स होती हैं उसको हम कम कर सकें। और हमारे पास जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। मीन्स कि ये जितनी भी जो है वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंसुलिन की सिक्रेशन करेंगी वो वेट गेन करेंगी। सेम इंसुलिन की जो है वो प्रोडक्शन जब ज्यादा होगी, एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा होंगे, दैट विल लीड टू द वेट गेन। ठीक है। इसके अलावा यूजफुल फॉर पेशेंट विद इरेगुलर मील शेड्यूल के साथ हम इसको पेशेंट को मेगलीटिनाइन, अगर आपसे बात आए कि पेशेंट को जो है वो इरेगुलर मील है, मीन्स कि वो कभी सुबह खाता है कभी शाम, लाइक प्रॉपर टाइम पे नहीं खा रहा, तो हम उसमें रेपाग्लिनाइड नेटिग्लिनाइड पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है हमारे पास ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स। अब इनका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो ड्रग्स होती हैं ग्लूकागोन लाइक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आज एक्सिनाटाइड, लिराग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड, ये एक्टिवेट करते हैं GLP-1 रिसेप्टर को, जिससे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होती है और साइक्लिक एएमपी ज्यादा होती है। साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होती है तो ये इंसुलिन सिक्रीशन को कम करती हैं, सॉरी इंक्रीज करती है इंसुलिन सिक्रीशन को, और ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन होती है। इसके साथ से ये ग्लूकागोन के सिक्रीशन को कम करती हैं। तो इसके साथ इसका आल्सो इफेक्ट है, ये गैस्ट्रिक एम्पटाइन को कम करेंगी और स्टाइटी को बढ़ाएंगी, जिससे पेशेंट का वेट लॉस होगा। तो आपने याद रखना है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो है वो वेट लॉस करवाती है। ठीक है। एक्सीलेंट फॉर ओबीज पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस के साथ अगर आ जाए देन हम उसमें देते हैं। तो ये यूएसएमएलई के रिलेटेड आपने याद रखना है, अगर कोई पेशेंट ओबीज है विद टाइप 2 डायबिटीज देन उसमें हम ग्लिप्टन्स लाइक ग्लूटाइड लाइक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दीज आर द साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो पेंक्रीटाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर डिजीज लाइक कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस, ये सारी इसके साइड इफेक्ट्स आपने इसमें याद रखने हैं। और पर्सनली फैमिली हिस्ट्री अगर हो पेशेंट को मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा या MEN 2 सिंड्रोम की, ठीक है, तो उसमें हम पेशेंट को जो है वो नहीं देते। तो आप मुझे बताएं कि MEN 2 सिंड्रोम जो है ये हमारे पास क्या होता है। आपने याद रखना है जो हमारे पास MEN 2 सिंड्रोम होता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम होता है, दैट इज काज्ड बाय एक्टिवेटिंग म्यूटेशन ऑफ द, क्या होती है, आर ई टी प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन होती है कि अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए देयर इज गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, दैट विल लीड टू द, अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस की वजह से ये एक्टिवेट करेगी टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगी। और टायरोसिन काइनेज की कंस्टिट्यूटिव एक्टिवेशन होती है जिसकी वजह से देयर विल बी अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन होगी, और जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो क्या होगा, एंडोक्राइन ट्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। तो ये मेनली प्रोटो ऑन्कोजीन का मैकेनिज्म होता है। अब इसके साथ साथ आपने याद रखना कि हमारे पास जो मेन सिंड्रोम होता है इसमें दो चीजें होती हैं। ये एक होता है हमारे पास MEN 2A, और एक होता है हमारे पास MEN 2B। जो MEN 2A होता है वो कौन कौन सी इसमें चीजें होती हैं। तो MEN 2A में आपने याद रखना है कि 2P एंड 1M होता है इसमें। 2P का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, फ्यू प्राइमरी। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है वो क्या होता है, मेडुलरी थायराइड कैंसर, तो ये MEN 2A के साथ एसोसिएटेड होता है। तो MEN 2B जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, MEN 2B में आपने याद रखना है पेशेंट को जो है वो 2M1P। तो 2M का क्या मतलब होता है, एक तो मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है, MTC जब मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जो कि पैराफोलिकुलर सी सेल से होता है, वो वहां से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। इसके साथ साथ
पेशेंट को जो है वो क्या होता है, म्यूकोजल न्यूरोमा होता है, म्यूकोजल न्यूरोमा प्लस मार्फेनाइड हैबिट्स होती हैं, हैबिटिस लाइक लॉन्ग स्ट्रेचर, लॉन्ग आर्म वगैरह, ये पेशेंट को होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम पी को देखें तो पी में क्या होगा, फ्यू क्रोमोसाइटोमा होता है, फ्यू क्रोमोसाइटोमा। तो ये फीचर्स आपने याद रखनी है कि एटोसोमल डोमिनेंट प्रोटो ऑन्कोजीन टायरोसिन काइनेज म्यूटेशन से अनकंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रोलिफरेशन होती है, जिससे MEN2A और MEN2B होने के चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर सीटाग्लिप्टेंस, सक्साग्लिप्टेंस एंड लीनाग्लिप्टेंस। ये जो है जब डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 DPP4 को ब्लॉक करती हैं, जिससे एंडोजेनस ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगी और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को ये क्या करेंगी, कम करेंगी। ये इसका मेन इफेक्ट होता है। और इंक्रीज करती हैं इंक्रीटिन की एक्टिविटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट USMLE के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग्स इंक्रीटिन को करती हैं। और इंक्रीटिन हमारे पास को क्या होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 जो है वो हमारे पास इंक्रीटिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट वेट गेन होने के चांसेस पेशेंट को ज्यादा हो जाते हैं। मीन्स के ये वेट गेन नहीं करवाती विदाउट विद वेट गेन। ठीक है, ये वेट क्या होता है, लॉस करवाती है, कम करवाती है। इसके अलावा इसमें रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। और इट्स अ वेट न्यूट्रल। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेट न्यूट्रल कौन सी ड्रग है, दैट इज अ DPP4 इनहिबिटर्स, लेस पोटेंट देन ग्लूकागोन लाइक रिसेप्टर फॉर द वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कि यूवर्ड के अंदर या NBME के अंदर कौन से इस तरह के किस तरह के ड्रग्स आपसे पूछे जा सकते, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन ड्रग्स के बारे में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि विच ड्रग क्लोज ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, सल्फोनाइल यूरिया और मेगलीटिनाइड जो है वो क्लोज करती हैं। नेक्स्ट, ओबीस पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कौन उसको चाहिए वेट लॉस, उसके लिए हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट लाइक सीमाग्लिप्टिंस और लीराग्लिप्टिंस पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को MEN2 सिंड्रोम है, नीड डायबिटीज ट्रीटमेंट, हम उसमें अवॉइड करना है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, क्योंकि ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है। क्वेश्चन आस्क व्हिच ड्रग्स प्रिवेंट द ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड डिग्रेडेशन, जो डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स होती हैं, जो कि सीटाग्लिप्टिंस हैं। और रिकरेंट अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर टेकिंग ओरल एंटी डायबिटिक, तो सल्फोनाइल यूरिया इज अ मेन इंपॉर्टेंट काज जो कि रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने इसमें इस तरह रिमेंबर करने हैं। ड्रग्स, अब नेक्स्ट हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो कि डिक्रीज करती हैं ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को। हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लिप्टेंस लाइक सॉरी SGL2 इनहिबिटर्स। उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, दीज आर द कानाग्लिफ्लोलाइजाइन, दापाग्लिफ्लोजाइन एंड एम्पाग्लिफ्लोजाइन। दे ब्लॉक द SGL2 इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि हमारा जो PCT होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, वहां पे जितना भी ग्लूकोज होता है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पे ब्लॉकेज होगी, दैट विल लीड टू द डिक्रीज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड पेशेंट को क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा। और ग्लूकोज जो है वो उसके यूरिन में आएगा। जब ये ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ वाटर भी आएगा, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा और वाटर भी आएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। और इसके साथ साथ पेशेंट का जो है वो वाटर के साथ साथ जो है वो क्या होगा, वाटर के साथ साथ पेशेंट का सोडियम भी जो है वो मूव करेगा। और अल्टीमेटली ये दोनों वाटर और सोडियम जब लॉस होगा विद द ग्लूकोज, दैट विल लीड टू द डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वेट लॉस पेशेंट को होगा। और ऑस्मोटिक डायूरेटिक इफेक्ट की वजह से ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर फ्लो करेगा। अब ये ग्लूकोज यूरिन के अंदर आ चुका है, वहां पे बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करते हैं, उस ग्लूकोज को यूज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिकरेंट UTI होने के चांसेस होते हैं, लाइक क्लेप्सेला इकोलाई। ठीक है, यूरिया प्लाज्मा यूरिलेटिकम वगैरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इसके अलावा वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस के इन्फेक्शन होने के चांसेस, डिहाइड्रेशन, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा वाटर सोडियम लॉस होता है। इसके अलावा हाई लो ब्लड प्रेशर की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस पेशेंट को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको रेनल इंसुफिशियंसी हो, उनके अंदर हमने नहीं देनी होती SGL2 इनहिबिटर्स, क्योंकि मेनली इसका इफेक्ट हमारी किडनी के थ्रू होता है। अगर ऑलरेडी पेशेंट को CKD है, रेनल इंसुफिशियंसी है, तो क्या हम उसको उसके ऊपर ये ड्रग काम करेगी? डेफिनेटली नहीं करेगी। तो हमने
जो है अगर पेशेंट का जीएफआर कम है मींस के पेशेंट को सीकेडी है तो उसके अंदर हमने नहीं देनी, कंट्रा इंडिकेटेड होती है ये। और थिंक जेनाइटल फंगल इन्फेक्शन प्लस ग्लूकोज यूरिया, तो ये जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपने SGLT2 इनहिबिटर्स को क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स लाइक अकारबोज एंड मैग्लिटोल। दीज आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक द इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम, जो कि हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज होता है। इसका ये काम होता है कि ये बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे देयर विल बी डिले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड देयर विल बी decrease glucose absorption and most commonly primarily used in the postprandial hyperglycemic effects के अंदर होते हैं and mainly they act on the intestine not on the pancreas। so इफेक्ट कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन के ऊपर होता है। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपने एग्जाम के लिए याद रखना है। Flatulence, bloating, diarrhea, abdominal discomfort, and avoid renal insufficiency. Why there is flatulence and bloating? Because the undigested carbohydrates are fermented by the gut bacteria that will produce the gas, and the gas produce the flatulence and the bloating in the abdomen. Next जो drugs हमारे पास है that is the amylin analog, and the drug amylin analog is a pramlintide. So the mechanism of action of the drug is decrease the glucagon secretion, slow gastric emptying, and also increase the satiety. And use as adjuvant to the insulin in type 1 and type 2 diabetes mellitus के अंदर हम use कर सकते हैं। Means के they reduce करती हैं post prandial glucose spikes को कम करती हैं। Hypoglycemia, nausea, vomiting जो है इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर reduce insulin dose when initiating the प्रेमलिनटाइड, क्योंकि ये क्या करती हैं ऑलरेडी जो है वो ग्लूकागोन सिक्रीशन को कम करेंगी, गैस्ट्रिक एम्पटाइम को, इंसुलिन और सटाइटी को ज्यादा करेंगी। तो हमने हमेशा इंसुलिन जो है वो कम देनी है, इंसुलिन डोज को जो है वो कम करना है प्रेमलिनटाइड्स के साथ। तो ये कुछ नेक्स्ट हम यूवर्ड और एनबीएमए के कंसेप्ट हैं कि किस तरह आपसे पूछे जा सकती हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि डायबिटिक पेशेंट डेवलप recurrent genital yeast infection like candidal infection after starting the therapy that is a SGL2 inhibitor, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। then which drug block the glucose reabsorption in the PCD, that is a SGL2 blocker like canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin। patient जो है severe bloating flatulence due to carbohydrate fermentation in the गट बैक्टीरिया, गट के अंदर जो गट बैक्टीरिया की वजह से होता है दैट विल प्रोड्यूस ब्लॉटिंग फ्लैटुलेंस, और इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं अकारबोज होती हैं। एंड विच ड्रग्स स्लो द गैस्ट्रिक एम्पटाइंग एंड सप्रेस द ग्लूकागोन, दीस आर द प्रेमलिनटाइड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज अ थायोनामाइड्स। थायोनामाइड्स आपने याद रखना है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम यूज करते हैं, पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम यूज करते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास थायराइड प्रोडक्शन कैसी होती है, तो थायराइड की सिंथेसिस कैसी होती है। सबसे पहले हम उसकी सिंथेसिस को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ब्लड के अंदर क्या होता है, आयोडीन होती है, आयोडीन होती है, और वो एक स्पेशल रिसेप्टर होता है, एक स्पेशल चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट। उसके थ्रू क्या करती है, ये सोडियम को भी थायराइड के अंदर जाती है, थायराइड फोलिकुलर सेल्स के अंदर पुश करती है, और इसके अलावा आयोडीन भी जो है वो आता है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन जो है वो क्या होता है, अंडर द एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो इसकी आयोडीनेशन होती है। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी आयोडीनेशन होती है, आयोडीन ऑक्सीडेशन होती है, और ये आयोडीन पूल पैटरिन के थ्रू जो है वो थायरोग्लोबुलिन के अंदर जाता है। वहां पे एक स्पेशल रिसेप्टर होता है, वहां पे एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं TPO, थायराइड पेरोक्सीडेज। वो क्या करता है, वो आयोडीन को थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है, और जिससे MIT प्लस DIT बनाता है, ठीक है, MIT DIT। तो ये सारे हार्मोन्स जब बनती हैं तो ये अब दोबारा से फॉलिकल्स में आती है। मीन्स के थायराइड फॉलिकल के अंदर आयोडीन आती है, आयोडीन देन कोलाइड के अंदर आती है, कोलाइड के अंदर जो है वो TPO होता है, कोलाइड के अंदर TPO होता है, और वहां पे जो है वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, और कोलाइड से दोबारा जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये फॉलिकल में आता है। फॉलिकल के अंदर क्या होता है, जो MIT DIT बने होते हैं, मीन्स के ये आपने याद रखना है MIT प्लस DIT
जब ये कंबाइन करते हैं तो ये T3 बनाते हैं। जब ये MIT सॉरी DIT DIT प्लस DIT ये दोनों कंबाइन करते हैं जो T4 बनाते हैं। T3 T4 आपने याद रखना है ये किस तरह बनते हैं। तो क्या करता है कि ये हमारे पास जो MIT DIT इनकी प्रोटियोलाइसिस होती है। जब ये प्रोटियोलाइसिस होती है तो ये अलग अलग हो जाती हैं और T3 T4 इनकी प्रोडक्शन होती है। और ये T3 T4 जो एक स्पेशल चैनल के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोड्यूस होता है वो T4 होता है, हाई अमाउंट में T4 होता है। और T4 जो है वो लेस पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू द T3। जब ये T4 जो है वो T3 के अंदर जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट होता है और इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास एंजाइम होता है डी आयोडीनेज। ठीक है, तो ये और फिर जो है वो T3 जो है वो एक्सेसिव क्या होता है, पोटेंट होता है और इसका मेनली इंक्रीज करता है ये इफेक्ट को। ये आपने एग्जाम के लिए याद रखना है। अब हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ड्रग है दैट इज अ परक्लोरेट। परक्लोरेट जो है ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट को ब्लॉक करती है। ठीक है, इसके साथ साथ आयोडीन, आयोडीन अगर एक्सेसिव 4 मिलीग्राम से ज्यादा हम 5 मिलीग्राम से ज्यादा हम देंगे तो ये एक तो प्रोटियोलाइसिस को ब्लॉक करेगी, दूसरा ये TPO को ब्लॉक करेगी। क्योंकि ये आयोडीन हमें पता है एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं वुल्फ केचॉफ इफेक्ट। वुल्फ केचॉफ इफेक्ट क्या होता है, जब एक्सेसिव आयोडीन हमें हमारे थायराइड टिश्यूज को मिलती है तो वो क्या करते हैं TPO को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए ये TPO को ब्लॉक करेगी जिसकी वजह से जो है वो वुल्फ केचॉफ इफेक्ट के थ्रू जो है वो TPO हमारा ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल, थायोमाइड्स और मेथिमाजोल ये भी डायरेक्ट जो है वो क्या करती हैं, प्रोपाइल TPO को ब्लॉक करती हैं। इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोटियोलाइसिस को ब्लॉक करती हैं, लाइक लिथियम। लिथियम हमने पढ़ा था एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी करती है और हाइपोथायराइडिज्म करती है। जब ये प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी तो देयर विल बी लेस T3 और लेस T4 जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। और हाइपोथायराइडिज्म जब होगा तो ये लिथियम की वजह से होगा। अब जो पेरिफेरल कन्वर्जन के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं वो हमारे पास डेक्सामेथासोन, स्टीराइड वगैरह, प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो आपने याद रखना है PTU ये एक TPO को भी ब्लॉक करती है। इसके अलावा डी आयोडीनेज, डी आयोडीनेज जो एंजाइम है ये वाला इसको भी ब्लॉक करती है। एमेड्रोन हमारे पास क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। ठीक है, जो कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होती है और ये 40% आपने याद रखना है 40% आयोडीन होती है। तो ये भी जो है वो क्या करती है, डी आयोडीनेज को ब्लॉक करती है और पेरिफेरल कन्वर्जन को कम करती है। इसके अलावा प्रोपानोलोल, प्रोपानोलोल भी जो है वो क्या करती है, पेरिफेरल कन्वर्जन को कम करती है। इसीलिए हमें पता है कि थायराइड जो है वो जब T3 अगर बहुत ज्यादा होता है तो ये H1 रिसेप्टर सॉरी जब बहुत ज्यादा होता है तो ये बीटा 1 रिसेप्टर जो हमारे हार्ट के ऊपर होता है उसको ज्यादा करता है और हार्ट रेट ज्यादा कर देता है, जिससे पेशेंट को एफ होने के चांसेस पेशेंट को ज्यादा होती हैं। इसीलिए हमने इस पेशेंट को प्रोपेनोल देना होता है। प्रोपेनोल क्या करता है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 T4 इंटू T3 ब्लॉक करेगा, जिससे जो पोटेंट इफेक्ट होता है T3 का वो कम हो जाएगा और जिससे बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन कम होगी, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपने इसका मैकेनिज्म याद रखना है। अब हम आते हैं, ये हमने पहले प्रोडक्शन पढ़ी, सिंथेसिस पढ़ी, देन हमने इसको डिस्कस किया कि किस तरह कौन सी ड्रग्स कहाँ पे काम करती है। अब हम आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इनहिबिट द थायराइड प्रोक्सीडेज TPO, और थायराइड प्रोक्सीडेज इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डी आयोडीन ऑक्सीडेशन के लिए, ऑर्गेनिफिकेशन के लिए और कपलिंग के लिए। तो डिक्रीज हो जाएगा और आयोडीन ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन कम हो जाएगी एंड कपलिंग रिएक्शन कम हो जाएगा। दैट विल लीड टू द डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द T3 and T4 and also PTU only block the also block the peripheral conversion, means that they inhibit the 5 prime deiodinase deiodinase enzyme को block करती है। that will lead to the decreased peripheral conversion of the T4 into the T3। एंड आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से USMLE के लिए NBME के लिए याद रखना है कि प्रोपाइल थायोयूरासिल दोनों सिंथेसिस को और पेरिफेरल कन्वर्जन दोनों को ब्लॉक करती है। TPO इनहिबिट द propyl thiouracil block the TPO and peripheral T4 into the T3 ब्लॉकेज को ब्लॉक करती है। ठीक है, ये आपने इसमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट USMLE का जो है ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, डबल स्टार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लिनिकल यूज ऑफ द मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो इसको हम कौन सी कंडीशन में देते हैं,
थायराइड हाइपरथायराइडिज्म में, ग्रेव डिजीज के अंदर देते हैं। और ग्रेव डिजीज में क्या होता है, हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं, और जो कि एक्सेसिवली हमारे पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है T3 और T4 प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हम प्रोपाइल थायोयूरासिल मेथिमाजोल जो है वो ग्रेव डिजीज में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के अंदर आपने याद रखना है प्रोपाइल थायोयूरासिल हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी होती है, क्योंकि ये लेस स्ट्रेटोजेनिक होती है एज कंपेयर टू द मेथिमाजोल, और मेथिमाजोल को हमने सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास मेथिमाजोल होती है ये इंक्रीज इसका ट्रे- इसका क्या होता है, इसका इंक्रीज ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होता है। और वो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनाइटा। इसीलिए हम पेशेंट को जो है वो क्या करते हैं, मेथिमाजोल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारे पास होता है इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनोजेंसिस होती है। ऑर्गेनोजेंसिस जो होती है मीन्स के ऑर्गन्स की प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए हमने पेशेंट को जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं, और नेक्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम मेथिमाजोल देते हैं। प्रोपाइल थायोयूरासिल को क्यों हम कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि ये हाईली हेपेटोटॉक्सिक होती है, और इसके साथ साथ एनका एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव वेस्टिकुलाइटिस काज करती है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि हेपेटोटॉक्सिक होने की वजह से इसको हम कंटिन्यू नहीं करते प्रोपाइल थायोयूरासिल को इनटू द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, इसके अलावा स्किन रैशेस, एग्रेनुलोसाइटोसिस मींस के WBC के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं इसीलिए, और ए प्लास्टिक एनीमिया पैनसाइटोपिनिया मींस के लेस WBC, लेस प्लेटलेट्स और लेस RBC प्रोडक्शन होगी। और इसके साथ साथ जब ए ग्रेनुलोसाइटोसिस होगा तो पेशेंट को इंक्रीज ओरल अल्सर होने के चांसेस पेशेंट को बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि पेशेंट ने हाइपरथायराइडिज्म में कुछ ड्रग्स लिए हैं उसके बाद उसको ओरल अल्सर हो चुका है, दैट इज ड्यू टू द ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। लेकिन ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के अंदर हम ये ट्रीट नहीं करता, क्योंकि आपने याद रखना है ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी का मैकेनिज्म। इसमें हमें पता है कि क्या होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करती हैं। जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कहाँ पे होता है, आपने याद रखना है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा आई है। ठीक है, और इसके अंदर है हमारी आंख। और आपने याद रखना है कि इसके पीछे जो है कुछ इस तरह के टिश्यूज होती हैं, फाइबर्स होती हैं। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो ये रिसेप्टर्स होती हैं हमारे पास, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड TSH जो रिसेप्टर होते हैं ये यहाँ पे होते हैं, और ये इन टिश्यूज को हम कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट। ये रेट्रो ऑर्बिटल जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इनके ऊपर TSH रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इनको स्टिमुलेट करती हैं। ये एंटीबॉडीज इस थायराइड हार्मोन्स को रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे क्या होता है कि इन जो रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट होती है उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। जब ये ग्रोथ होती है तो इस तरफ ये प्रोलिफरेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो आई है वो इस तरह बल्ज हो जाती है। ठीक है, और एक्सोप्थेलमस होता है, क्या होता है पेशेंट को, एक्सोप्थेलमस। और इसके अलावा सेम ये जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स होता है ये फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं हमारे, एक तो रेट्रो ऑर्बिटल होती हैं और ये एक हमारे लेग्स के ऊपर होती हैं। और लेग्स के ऊपर होती हैं तो पेशेंट को क्या होगा, पेरीटिबियल मैक्सिडिमा। ठीक है, पेरिटिबल मैक्सिडिमा
क्योंकि सेम वो फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हमारे लेग्स पे होती है और सेम रेट्रो ऑर्बिटल की होती है। अब ये एंटीबॉडीज की वजह से हुआ है, तो एंटीबॉडीज को जो है वो ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, वो कॉर्टिकॉइड देंगे। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करती हैं, इस एंटीबॉडीज को ब्लॉक करती हैं। जब ये एंटीबॉडी कम होगी, देयर विल बी लेस स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और देयर विल बी लेस एक्टिवेशन ऑफ रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट और ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी जो है ये इससे ट्रीट हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसका ड्रग्स की कंपैरिजन हम देखेंगे। प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड मेथिमाजोल। जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है ये ब्लॉक करती हैं टीपीओ को, मींस के दे ब्लॉक द ऑर्गेनिफिकेशन, आयोडीनेशन, ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग रिएक्शन को ब्लॉक करेगी। इसके अलावा ये प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है वो 5 प्राइम डी आयोडीनेज को ब्लॉक करेगी, दैट विल लीड टू द decrease peripheral conversion of the T4 into the T3 and prefer in the first trimester for the pregnancy and the thyroid storms के अंदर हम पेशेंट को देते हैं। थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है, there is excessive production of the T3 and T4 that will lead to the एक्सेसिव थायराइड क्राइसिस होती है पेशेंट को। इसके अलावा मेजर जो एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, दैट इज हेपेटोटॉक्सी होता है एंड एनका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस। मेथिमाजोल ओनली टीपीओ को ब्लॉक करता है, मींस के ओनली सिंसिस को कम करेगा, डिक्रीज करेगा ओनली सिंसिस और does not inhibit the peripheral conversion and prefer in the second third trimester to the lower hepatotoxic risk की वजह से। एंड इसका हाईली जो इफेक्ट होता है दैट इज अ ट्रेटोजेनिक इफेक्ट, जो कि एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनाइटा करता है। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूएसएमएलई के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह एग्जाम के अंदर आपसे आप आ सकते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है विद ग्रेव डिजीज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हमने पीटीयू देनी है। Next, okay, which anti-thyroid drugs inhibit the peripheral T4 into T3 conversion, that is a PTU? Patient develop fever and sore throat after starting methimazole due to agranulocytosis. वही sore throat या oral ulcer के साथ जो associated होता है, that is a agranulocytosis methimazole के साथ। Next, newborn with congenital absence of the scalp skin after maternal hyperthyroidism treatment, तो इसमें मेथिमाजोल इंड्यूस एप्लेजिया क्यूटिस पेशेंट को, जो कि ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होता है। पेशेंट विद ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी आज फॉर ट्रीटमेंट, इसमें हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने होते हैं, क्योंकि ये टीएसएच स्टिमुलेटिंग जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ करती हैं, दैट विल लीड टू द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट, जिससे फॉरवर्ड प्रोट्रूजन होती है हमारे आई बॉल की, दैट विल लीड टू एक्सोप्थेल्मस। उसमें हमने एंटीबॉडीज को कम करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पेशेंट को देने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट्स। लिवोथायरोक्सिन एंड लियोथायरोनिन, मींस कि हम T4 देते हैं। T4 इज अ प्रेफर, आपने ये एग्जाम के अंदर ये याद रखना है। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? लिवोथायरोक्सिन सिंथेटिक T4 हार्मोन रिप्लेसमेंट and the liothyronine is a synthetic T3 hormone replacement, and avoid levothyroxine with antacid, bile acid resins and ferrous sulfate because they decrease its absorption। बहुत इंपॉर्टेंट यूएसएमएलई का क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सी ड्रग्स के साथ हम थायराइड हार्मोन नहीं देते। एंटासिड, बाइल एसिड एंड फेरस सल्फेट। तो क्यों नहीं देते? मैकेनिज्म वो पूछते हैं, डिक्रीज करेंगे अब्सॉर्प्शन को, डिक्रीज करेंगे अब्सॉर्प्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आपने इसमें याद रखना है। क्लिनिकल यूज ऑफ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसको हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं। एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन इज अ लिवोथायरोक्सिन, जो कि हमारे पास T4 होती है। इसके अलावा मैक्सिडिमा कोमा के अंदर हम आईवी लिवोथायरोक्सिन या लियोथायरोनिन दे सकते हैं। एंड द कैन बी मिस यूज फॉर द वेट लॉस बिकॉज that can lead to the exogenous hyperthyroidism। तो क्यों वेट लॉस करेगी? क्योंकि हमें पता है कि जब ये T3 T4 में कन्वर्ट होती है तो ये T3 जो है वो इंक्रीज करती है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को ज्यादा करेगी, जिससे इंक्रीज होगा कैलोरीज यूजेज जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जब ये कैलोरीज यूजेज ज्यादा होगी दैट विल लीड टू द वेट लॉस। एंड इफेक्ट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट्स इज लाइक टैकिकार्डिया, palpitation, पेशेंट को अरिथमिया होगा, हीट इंटॉलरेंस,
प्राइमर सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म की हो सकती हैं। एक्सेस डोजिंग प्रोड्यूस इट्रोजेनिक हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है कि कौन कौन सी ड्रग्स हम थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट्स के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ हाइपोथैलेमिक एंड द पिट्यूटरी ड्रग्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी ड्रग्स किस में हम दे सकते हैं। सिंपली आपने याद रखना है, अगर हमारे पास जो ड्रग्स हैं कोनिवेप्टन एंड टोलवेप्टन, कोनिवेप्टन टोलवेप्टन ये हमारे पास एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आपने याद रखना है हाइपोथैलेमस में दो स्पेशल न्यूक्लियस होती हैं, पैराऑप्टिक एंड सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। एंड वहां पे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है वो वी टू रिसेप्टर के थ्रू, और वी टू रिसेप्टर जो है वो हमारे स्पेशली प्रिंसिपल सेल्स पे होता है। प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं कलेक्टिंग डक्ट के सीडीज है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और जिसकी वजह से जो है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एक्वापोरिन, इंक्रीज करता है एक्वापोरिन टू को। जब ये एक्वापोरिन टू ज्यादा होगा तो फ्री वाटर जो है वो एक्सक्रीशन, फ्री वाटर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और फ्री वाटर अब्जॉर्प्शन करेगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कोनिवेप्टन टोलवेप्टन देनी है जो कि एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, जो कि फ्री वाटर एक्सक्रीशन को ज्यादा करेगी, मींस के एक्वा यूरेसिस करवाएंगी, और एसआईएडीएच की जो ट्रीटमेंट के लिए हम जो है वो कोनिवेप्टन टोलवेप्टन देते हैं। देन हमारे पास जो है वो टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग होती है जो कि डेमिक्लोसाइक्लिन है, ये एडीएच रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक करती है। और ये भी हम अल्टरनेटिव थेरापी जो है वो एसआईएडीएच के अंदर देते हैं, क्योंकि एसआईएडीएच में एक्सेसिव फ्री वाटर अब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन हमने उसको ब्लॉक करना होता है, एडीएच के इफेक्ट को कम करना होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है डेस्मोप्रेसिन, इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एडीएच। एडीएच एनालॉग है जो कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस में वॉन विलिब्रेंट डिजीज हेमोफीलिया ए नक्टर्नल एन्यूरियोसिस के अंदर हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन ग्रोथ हार्मोन जो कि स्मेटोस्ट्रोपिन होता है, रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स को जो है वो ज्यादा करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स को ज्यादा करता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और टर्नर सिंड्रोम के अंदर हम पेशेंट को दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन मसल्स को और कंट्रैक्शन को ज्यादा करता है, जो कि लेबर इंडक्शन पोस्टपार्टम हेमरेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑक्टेरोटाइड हमारे पास मेटोस्टेटिन एनालॉग है। मोस्ट कॉमनली ये जो एक्टेरोटाइड होता है ये ऑल हार्मोन्स को क्या करता है, कम करता है। सिंपली आपने ये याद रखना, जब हार्मोन्स को कम करेगा, मोस्ट कॉमनली ग्रोथ हार्मोन को अगर कम करेगा तो ये हम इसको एक्रोमोगेले में यूज करते हैं। अगर ये डिक्रीज करेगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन की, मींस के जो सीरोटोनिन होती है जो कि कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस होती है, तो ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम को कम करेगा। टेस्टिनोमा टेस्टिन एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम करेगा, ग्लूकागोनोमा के अंदर दे सकते हैं, और एसोफेजियल वेरिसिस में देते हैं, क्योंकि ये अपेरोटाइड क्या आता है, इंक्रीज करता है स्प्लैंकनिक, जो हमारी वेसल्स होती हैं जो कि हमारी जीआईटी को सप्लाई करती है, उनकी क्या करता है, वेजोडाइलेशन को ज्यादा करता है। जब ये वेजोडाइलेशन ज्यादा होगी तो दैट विल लीड टू द डिक्रीज एसोफेजियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और जब एसोफेजियल प्रेशर कम होगा, एसोफेजियल वेसल्स के अंदर प्रेशर कम होगा, देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ द एसोफेजियल वेरिसिस। तो ये मैकेनिज्म होता है कि हम टेरोटाइड को क्यों यूज करते हैं इन द एसोफेजियल वेरिसिस के अंदर। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपने इनके मैकेनिज्म और कौन कौन सी ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूरोकार्टिसोन। फ्लूरोकार्टिसोन इट्स अ सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन एनालॉग होती है विद मिनिमल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। एंड सेम इसका जो इफेक्ट है वो सेम ग्लूको एल्डोस्टेरोन की तरह होता है। लाइक अगर हम देखें तो ये हमारे जो है वो कहाँ पे एक्ट करती है, हमारे कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करती है। हमारे नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां पे एक स्पेशल रिसेप्टर्स होती हैं, प्रिंसिपल, एक होती है प्रिंसिपल सेल्स। ये प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर क्या करती है, ये जब उसको एक्टिवेट करती है, और दैट विल लीड टू द इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करती है, ठीक है। मींस के जिससे क्या होगा, इंक्रीज करती है ये ब्लड प्रेशर को,
ठीक है। दूसरा, ये हमारे अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होती हैं, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो हैं ये क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज हाइड्रोजन एंड इंक्रीज पोटाशियम एक्सक्रीशन होगी, बॉडी से रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपोकलीमिया होगा, पेशेंट को हाइपोकलीमिया होगा, और एसिड बॉडी के निकलने की वजह से पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा। Metabolic alkalosis, hypokalemia, these are the side effect of the mineralocorticoid like fludrocortisone। तो ये आपने इसमें देख लिया, ठीक है। अब क्या करता है, ये फ्लूइड रिटेन करता है, फ्लूइड की रिटेंशन करता है। अब इसका क्लिनिकल यूज जो है वो हम एडिसन डिजीज में दे सकते हैं, जहां पे अड्रेनल जो है वो ग्लैंड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करता, या कोई ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है ग्लैंड की, जिसकी वजह से जो है वो एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें हम फ्लेड्रोकार्टिसोन एज अ मिनरलोकॉर्टिकल रिप्लेसमेंट के तौर पे दे सकती हैं, जो कि एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी को रिप्लेस करेगा लेकिन कार्टिसोल को नहीं करेगा। ठीक है, लाइक कार्टिसोल को भी करेगा लेकिन एल्डोस्टेरोन भी साथ में करेगा। इसके अलावा इसका जो इफेक्ट होगा, एडिमा होगा। वाई एडिमा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये फ्लूइड की रिटेंशन करेगा, और फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से आपने याद रखना है, देयर इज इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हमारे वेसल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में आएगा, दैट विल लीड टू द एडिमा एंड हाई वाटर सोडियम रिटेंशन से पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी, और लो जो है वो पोटाशियम रिटेंशन की वजह से क्या होगा, पेशेंट को हाइपोकलीमिया होगा और हार्ट फेलियर एक्सर्बेशन हो सकती है, क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन जो है वो इंक्रीज करेगी, कार्डियक लोड को बढ़ा देगी, और वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, कार्डियक लोड बढ़ेगा, देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर एक्सर्बेशन, आल्सो काज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक एडवर्स इफेक्ट विद प्रोलॉन्ग यूज के साथ होती हैं। लेकिन आपने याद रखना है, जो एडिसन डिजीज के अंदर जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो ACTH की वजह से होती है, लेकिन फ्लूड्रोकार्टिसोन जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, यहाँ वहां पे प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन प्रोड्यूस होता है। ये प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, बीटा एंडोर्फिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH। हमें पता है जो ACTH होता है ये जाके एड्रेनल ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और लेकिन जो हमारे पास ये MSH होता है ये स्टिमुलेट करता है मिलेनोसाइट्स को, जो हमारे स्किन के ऊपर ब्राउन पिगमेंटेशन करती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगी पिगमेंटेशन। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि ये प्रो ओपियम लेनोकोर्टिन एडिसन डिजीज में क्यों होती है, क्योंकि एडिसन डिजीज में क्या होगा, देयर इज लेस एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और लेस जो है वो कार्टिसोल होगा, ठीक है, और लेस एंड्रोजन होगा, ठीक है। जब ये कार्टिसोल कम होगा तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, एक्सेसिव प्रोड्यूस करेगा प्रो ओपियम लेनोकोर्टिन को, और जिससे एक्सेसिव जो है वो MSH और ACTH प्रोडक्शन ज्यादा होगी। और जब और प्रॉब्लम हमारा एड्रेनल ग्लैंड है यहाँ पे है, लेकिन एक्सेसिव ACTH MS प्रोडक्शन से जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन पेशेंट को होगी। आई होप ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं, दीज आर द सिनाकेल्सेट, और ये हमारे पास इसको कैल्सीमाइमेटिक्स भी कहते हैं। दीज आर द सेंसिटाइजिंग कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, और दैट विल लीड टू द डिक्रीज द PTH सिक्रीशन, मींस के ये ऐसी कंडीशन जिसमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म हो, जो कि मोस्टली CKD के अंदर होता है, और या हेमोडायलिसिस में, क्योंकि हमें पता है CKD में क्या होता है, देयर इज लेस विटामिन डी प्रोडक्शन होती है और लेस PTH होता है। इसके साथ मेन जो इफेक्ट होता है CKD में, आपने याद रखना है कि देयर इज इंक्रीज फास्फेट रिटेंशन, और ये फास्फेट जो है वो कंबाइन करती है कैल्शियम के साथ, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोकैलेसीमिया होता है। और ये हाइपोकैलेसीमिया क्या करता है, ये हमारे एक्टिवेट करता है PTH को,
पीटीएच की सिक्रीशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और ये पीटीएच जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से ये बोन के अंदर जो है वो डैमेज करता है, और मोस्टली जो सब पेरियोस्टियल बोन होती है उसकी डीमिनरलाइजेशन करता है, वहां से सोडियम कैल्शियम को रिलीज करवा वहां से कैल्शियम फास्फेट को रिलीज करवाता है। और इसके साथ साथ हमें पता है पीटीएच की एक्टिवेशन जो है वो हमारी किडनी में होती है, वहां पे अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पीटीएच वहां पे लगता है, और वहां पे जो है वो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जिसका काम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का क्या काम होता है कि 25 विटामिन डी को 25 विटामिन डी को एक्टिवेट करके जो है वो 125 विटामिन डी के अंदर करना, लेकिन इन सीकेडी ये जो एंजाइम होता है ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, देयर इज नो एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और पीटीएच जो है वो पेशेंट को क्या होगा, पीटीएच ज्यादा होगा, ठीक है, पीटीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हाइपोकैलेसीमिया जो है वो पीटीएच को स्टिमुलेट कर रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ऐसी ड्रग देते हैं जो कि पीटीएच के ऊपर जो कैल्शियम रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसिटाइज करे, और इसका बताया कि ऑलरेडी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है, ताकि इस इफेक्ट को हम कम कर सकें, और इस इफेक्ट को कम करेंगे, और बताएगा कि पीटीएच ऑलरेडी हमारी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है तो हमें सिक्रीट होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम पेशेंट को सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर हम पेशेंट को देते हैं। और इसके अलावा अगर पेशेंट की कोई सर्जरी फेल हो, सर्जरी के लिए ना हो, लाइक पैराथायराइड कार्सिनोमा वगैरह में, तो पैराथायराइड कार्सिनोमा या प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर पेशेंट को हम सिनाकैल्सिड दे सकते हैं, तो डेफिनेटली ये कैल्शियम के लेवल को कम करवाता है, क्योंकि ये पीटीएच की सिक्रीशन को कम करेगा, पीटीएच सिक्रीशन जब कम होगी तो पेशेंट को जो है वो लेस कैल्शियम रिलीज होगी, पेशेंट को हाइपरकैलेसीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीबलामर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर यूवर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि दीज आर द नॉन अब्जॉर्बेबल फास्फेट बाइंडर, जो कि डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल फास्फेट अब्जॉर्प्शन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम के लिए याद रखना है। मेनली इसका जीआईटी इफेक्ट होता है। ये सीकेडी के अंदर हमें पता है कि ये फास्फेट हमारी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पे सीकेडी में कम फास्फेट अब्जॉर्प्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा फास्फेट लेवल, तो हम डायरेक्टली इसका बाइंडर देंगे, बाइंडर जो है वो क्या करेगा, हाइपर फास्फेटीमिया जो कि सीकेडी के अंदर होता है उसको रिमूव करेगा, और इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि ये हाइपोफास्फेटीमिया करेगा। इसके अलावा जीआईटी साइड इफेक्ट्स जो है वो इसके हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लोटिंग के साथ साथ जो है वो इसके साइन सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ड्रग है दैट इज अ केटाइन एक्सचेंज रेजाइंस लाइक पोटायरोमर, sodium polystyrene sulfonates and sodium zirconium cyclosilicate. These are the potassium binder जो कि कोलोन के अंदर काम करती हैं हमारे, that exchange for the sodium calcium and increase the fecal potassium excretion, means के हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पोटाशियम की अब्जॉर्प्शन को कम करती हैं और एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म आपने एग्जाम के पटायरोमर का जो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूवर्ड के अंदर पूछा जाएगा, ये आपका यूवर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। लोअर करती है सीरम पोटाशियम थ्रू द जीआईटी ट्रैक्ट, एंड इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपोकोलीमिया, क्योंकि ये लॉस करवाती है तो हाइपोकोलीमिया होगा। और ये यूज कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं हम, हाइपरकोलीमिया के अंदर पेशेंट को हम पिटायरोमर या कैल्शियम केटाइन एक्सचेंज रेजाइंस दे सकते हैं। सो दिस इज आवर होल डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन आवर इंस्टाग्राम जो कि मेडिकोमा के नाम से है, और इसके अलावा हमारा जो है वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकती हैं फॉर डेली क्लासेस के लिए, जो कि 03071277 830 के ऊपर जो है वो हमारा नंबर बना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।